रोस्टर पहली बार आया सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स की भर्तियों में, रोस्टर सिस्टम पहली बार लागू किया गया। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कदम है और उनको इसके लिए बधाई देने की आवश्यकता भी है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिजर्वेशन इसमें नहीं दिया गया। ईडब्ल्यूएस नहीं जो मोदी जी ने जो अमेंडमेंट करके संविधान में व्यवस्था कर रखी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 10% की, वो व्यवस्था इसमें नहीं है। पर रास्ते तो खुल गए ना सर उसके लिए भी। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, लेकिन करेंगे चीफ जस्टिस तो इंडिया ही, सरकार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई करेंगे, जो भी करें, ये करें, दूसरे करें। आप बात ठीक करें, रास्ता खुल गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन गवई साहब का ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करना, ये कम बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब वो ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को गलत मानते हैं, ऐसा मेरा मानना है। देखो, अगर सही मानते तो ऐड करते, वो करते, सिंपल सा मतलब। इसका मतलब ये है कि ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को वो गलत मानते हैं। अगर गवई साहब उस बेंच में होते तो शायद डिसीजन कुछ और आया होता। 3-2 से वो जजमेंट आया था, उसमें गवई साहब नहीं थे। गवई साहब होते तो शायद हो सकता है वो भी कहते हैं रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करना ईडब्ल्यूएस के लिए इस सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ की भर्ती में ये दिखाता है कि गवई साहब ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से सहमत नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि लोगों को चाहिए कि दोबारा से इसमें रिव्यू फाइल करें और हो सकता है कि अब जजमेंट चेंज हो जाए। बिल्कुल 100% है। देखो, ये कई बार हो चुका है, नई बात नहीं बता रहा आपको। पहले कई जजमेंट, 5 जजों की बेंच के जजमेंट 7 जजों ने चेंज किए हैं, 7 जजों के जजमेंट 9 जजों ने चेंज किए हैं। नई बात है, अभी साल भर में कई जजमेंट तो मैं खुद ही देख चुका हूं। और वो जजमेंट भी 3-2 से आया हुआ है। 3 जज फेवर में थे रिजर्वेशन की, 2 जज फेवर में नहीं थे। एक जज की सिर्फ बात थी, मतलब, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि अगर गवई साहब के पास ये रिव्यू लगती है, हो सकता है कि आपको जजमेंट वो संविधान संशोधन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाए, संभावना है। तो SC/ST का रिजर्वेशन पहली बार नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सर्वेंट्स ऑफिसर्स की भर्तियों में। ये रिजर्वेशन 6 दिसंबर 2007 से चल रहा है और 6 दिसंबर 2007 को ही जो सुप्रीम कोर्ट का रूल्स हैं, उस रूल्स में 4A ऐड किया गया था। और उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे KG बालाकृष्णन साहब, जो कि दलित कम्युनिटी से आते थे, आपको पता है। तो उन्होंने अपने टेन्योर में 4A ऐड करके SC/ST लोगों को रिजर्वेशन, फ्रीडम फाइटर एटसेट्रा लोगों को रिजर्वेशन देने की व्यवस्था संविधान में करी थी। तो SC/ST के रिजर्वेशन पहली बार ये 3 या 4 जुलाई 2025 से या 23 जून 2025 से नहीं हुआ है, ये पहले से चला आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन आपसे देख सकते हैं। दोबारा क्यों निकालना पड़ा? ऐसा दोबारा इसलिए निकालना पड़ा है क्योंकि इसमें OBC का रिजर्वेशन वो ऐड करना चाहते थे। OBC का रिजर्वेशन 2007 के नोटिफिकेशन में नहीं था। तो ये नोटिफिकेशन द्वारा निकालना इसीलिए पड़ा कि उसमें OBC को भी वो रिजर्वेशन की व्यवस्था कराना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने रूल 4A को सब्स्टिट्यूट किया, दूसरा रूल बनाया है। उसमें खाली OBC वर्ड जिक्र किया हुआ और उन्हें कोई वर्ड जिक्र नहीं किया हुआ है। पर ये OBC वाला तो सर 3 जुलाई को आया ना सर। देखिए, 3 जुलाई का OBC वाला नहीं आया है, 3 जुलाई का टोटल आया हुआ है। रूल जो 4A सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर सर्वेंट में जो रिजर्वेशन की व्यवस्था दिसंबर 2007 में की गई थी, उस रूल को पूरा नया बनाया उन्होंने। अब वो रूल में एक वर्ड जोड़ दिया है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। बाकी रूल एज इट इज पूरा सेम है और सेम रूल को दोबारा उन्होंने लगा दिया है रूल्स में। तो OBC के लिए तो पहली बार हुआ ना सर? हाँ, ये बात ठीक है, OBC के लिए पहली बार हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, OBC के लिए पहली बार हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज और कही है गवई साहब ने, अगर आप देखेंगे कि 23 जून को 2025 को रोस्टर भी उन्होंने लेकर के आए हैं, 20 पॉइंट रोस्टर की व्यवस्था ये पहली बार की गई है SC/ST के लिए। OBC के लिए भी करेंगे। अभी OBC का रोस्टर मुझे देखने को नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट की साइट पर, मैंने बहुत सर्च किया है, ना मुझे कहीं से मिल रहा है। तो अभी तक रोस्टर में सिर्फ SC/ST का ही जिक्र है, 200 रोस्टर में OBC का जिक्र उसमें नहीं आ रहा है। कई बार कंफ्यूजन होता है लोगों को, ये रोस्टर क्या होता है, वैकेंसियों में कैसे लागू होता है ये रोस्टर? ऐसा है कि रोस्टर का मतलब ये है, 1995 में एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था, RK सबरवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि रिजर्वेशन की प्रॉपर व्यवस्था तब हो सकती है जब रोस्टर सिस्टम लागू किया जाए। तो रोस्टर सिस्टम का मतलब ये है कि कोई पोस्ट, जो पोस्ट है, सपोज के SDM की पोस्ट है, अब SDM की पोस्ट के लिए रिजर्वेशन करना है, तो सपोज 200 पोस्ट हैं, तो 200 पोस्टों में वो 15% और 7.5% रिजर्वेशन जो मिलता है SC/ST को, उसके बेसिस पर 7 नंबर पर या 14-15 नंबर पर वो फिक्स कर देंगे कि ये वैकेंसी जब भी खाली होगी उसमें SC/ST या OBC जो भी लोग हैं उनका ही भर्ती होगी और किसी की नहीं हो सकता। तो रोस्टर के बेसिस पर वो दो पोस्ट बाय रोस्टर करने का फायदा ये, कभी भी उनकी भर्ती उसी पोस्ट के लिए उसी की, जैसी खाली वैकेंसी हो रही होगी तो सिर्फ SC के लिए, ST OBC के लिए वैकेंसी निकलेगी, जनरल की वैकेंसी निकल नहीं सकती। और लेकिन पहले ऐसा होता था कि उस रोस्टर में भी 2 तरह के रोस्टर होते हैं, पोस्ट वाइज रोस्टर और वैकेंसी वाइज रोस्टर।
तो वैकेंसी वाइज रोस्टर की सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि पोस्ट वाइज रोस्टर से ही SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन बेहतर तरीके से हो सकता है, और 95 से ये भारत सरकार के और राज्य सरकारों के और डिपार्टमेंटों में लंबी समय से चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में व्यवस्था नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था भी 23 जून को कर दी। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में जो वैकेंसी नियुक्त होंगी या जो पोस्ट भरी जाएंगी वो पोस्ट वाइज भरी जाएंगी या वैकेंसी में रोस्टर वाइज? पोस्ट वाइज भरी जाएंगी, वो रोस्टर से क्लियर है, वो रोस्टर में लिखा हुआ है। तो आप जो पोस्ट SC की है वो SC होगा, वो SC और ST की पोस्ट जो भी रोस्टर में आ रही, जिस नंबर पे आ रही, वो वैकेंसी जैसी खाली होगी उस वैकेंसी के लिए SC ST के लोगों के लिए ही वैकेंसी निकलेगी। जनरल वाला उसमें अप्लाई भी नहीं ये कर नई चीज है इस ऑर्डर में। ये नई चीज है, हाँ बिल्कुल ठीक, ये नई चीज है। रोस्टर पहली बार आया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स की भर्तियों में रोस्टर सिस्टम पहली बार लागू किया गया। तो ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ सर? तमाम पहले देखो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि KG बालाकृष्णन जी चीफ इंडिया रहे हैं और शायद उनके दिमाग में ये बात नहीं आई होगी, नहीं तो जरूर करते। जब वो रिजर्वेशन की व्यवस्था उन्होंने कर दी तो मेन चीज होती है रिजर्वेशन का प्रोविजन किसी भी नौकरियों में करना, ये इंपॉर्टेंट है। रोस्टर सेकेंडरी चीज है, तो वो शायद किसी तरीके से दिमाग में उनके नहीं आया, भूल गए होंगे, शायद किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया होगा, शायद इसलिए रोस्टर व्यवस्था को लेकर के नहीं आ पाए थे। अब गवई साहब ने ये रोस्टर व्यवस्था लेकर आए। पर इस ऑर्डर से पहले तो OBC की तो अनदेखी हो रही थी, इसका मतलब? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। OBC का जो है आप देखिए 1992 से इन द सन जजमेंट आने के बाद में रिजर्वेशन में आरक्षण उनको मिल रहा है, लेकिन OBC का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ में वो नहीं था। अब ये बात बिल्कुल ठीक है, OBC के लोगों को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। मैं तो कहूँगा SC ST के लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है, जहाँ कहीं भी ऐसा चल रहा है, क्योंकि 2007 से जब ये व्यवस्था फोरे कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ में, रिजर्वेशन की व्यवस्था SC ST कर दी गई, तो SC ST के लोग जागरूक नहीं थे कि अगर वहाँ वैकेंसी इस तरह से नहीं निकल रही है। मैं भी देख रहा हूँ कि मुझे डाटा कहीं से मिला हुआ है, उसमें बताते हैं 0.5% के आसपास ही SC ST के लोग सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ में, जिसमें डिप्टी रजिस्ट्रार और ब्रांच ऑफिसर शामिल हैं। तो हम लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। जागरूक नहीं होंगे तो प्रोविजन तो बहुत सारे संविधान में, कानून में पहले से ही हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन कराना ये समाज की और पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी है, जो कि मुझे लगता है कि अभाव है इसमें। तो क्या इसको बड़ा कदम माना जाए गवई साहब? बिल्कुल बड़ा कदम है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कदम है, और उनको इसके लिए बधाई देने की आवश्यकता भी है। लेकिन इसके साथ में एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि गवई साहब ने जजमेंट जो दिया है अभी पिछले साल, जिसमें SC ST का क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन परमिट कर दिया है, और उन्होंने क्रीमी लेयर भी लगाने की बात कही है। भारत सरकार ने क्रीमी लेयर लगाने से मना कर दिया है, वो क्रीमी लेयर SC ST में इंट्रोड्यूस करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, गवई साहब ने सबसे ज्यादा जजमेंट में सबसे ज्यादा विशेष जोर गवई साहब का था कि क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए OBC की तर्ज पर। OBC की तर्ज पर, जैसे OBC तो पहले से चल रही है, SC ST के लिए भी OBC की क्रीमी लेयर की व्यवस्था होनी चाहिए। इस बात के लिए मैं जो जजमेंट को बेहतर नहीं मानता, क्योंकि देखो ऐसा है, शुरू से व्यवस्था थी। अगर संविधान की डिबेट में देखें तो SC ST को रिजर्वेशन जो मिलता है वो मिलता है, अनटचेबिलिटी मेन क्राइटेरिया है। अनटचेबिलिटी इकोनॉमिक क्राइटेरिया की वजह से खत्म नहीं हो जाती। अगर कोई आदमी अमीर है SC ST का, कोई बड़े पद पर है, उसके बावजूद ही अनटचेबिलिटी के साथ चल रही है। आप देखिए IPS का ऑफिसर का अभी कुछ साल पहले 2019-20 के आसपास जब शादी हुई राजस्थान में, तो 150-200 पुलिस वालों को लगाना पड़ा। तो IPS के साथ ही चल रहा है, तो हाँ, पद या इकोनॉमिक क्राइटेरिया कभी भी जो है रिजर्वेशन का रजिस्ट्रेशन डिक्लाइन करने का आधार नहीं हो सकता। लेकिन गवई साहब की अपनी सोच है, मैं नहीं जानता क्यों उनकी सोच इस तरह डेवलप हुई है। तो क्या इस ऑर्डर में भी ये इसको लागू करेंगे? इस ऑर्डर में इसका कोई अभी जिक्र नहीं है, लेकिन ये इस ऑर्डर में भी कर नहीं सकते, वो अलग से नोटिफिकेशन आ सकता है। इन फ्यूचर गवई साहब कर सकते हैं, हो सकता है कि इसमें वो सब क्लासिफिकेशन का नियम भी लागू कर दें इस वैकेंसियों में, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो क्रीमी लेयर भी लागू कर दें। क्रीमी लेयर लागू करना या सब क्लासिफिकेशन SC ST में बंटवारा करके लागू करना, ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आर्टिकल 146 क्लॉज 2 ये पावर देता है कि वो ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन सर आरक्षण रिजर्वेशन तो हो गया सर नॉन जुडिशियल पोस्टों में, तो इससे बदलाव क्या होगा सर? SC ST के लोगों को और OBC के लोगों को वहाँ रिजर्वेशन मिलने की वजह से प्रिवेंटेशन सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ में न्यायपालिका कोई बदलाव नहीं होगा। न्यायपालिका तो देखो आप स्टाफ से न्यायपालिका बदलाव नहीं हो सकता। न्यायपालिका में बदलाव हो सकता है जजों से। जजों की भर्तियों में कोई रिजर्वेशन सिस्टम है नहीं है देश में ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता, कुछ बदलाव आने संभव। तो क्या यहाँ जुडिशियल सिस्टम जो है इसमें भी होना चाहिए सर? रिजर्वेशन मांग तो कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, रिजर्वेशन बिल्कुल होना चाहिए, हमारी भी मानना यही है कि जहाँ भी रिजर्वेशन नहीं है वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नजर नहीं आता है, और जहाँ पर है वहाँ तो भाई नजर नहीं आ रहा है। वो किसी वजह से NFS करके किसी और करके वो रिजर्वेशन देने से वंचित कर रहे हैं लोगों को, आप देख ही रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि कोलिजियम सिस्टम के तहत जो भर्ती आजकल चल रही है उसमें रिजर्वेशन की जरूरत है, और लेकिन ये रिजर्वेशन की व्यवस्था ये चीफ साहब गवई साहब के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये काम वो पावर संविधान को नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट में जजों में रिजर्वेशन होगा कि नहीं होगा
ये अधिकार जो है, ये पावर्स इनको नहीं है, सरकार को है। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं के नहीं चीफ जज नहीं कर वो इस ये जो 146(2) संविधान का आर्टिकल 146 का क्लॉज 2 वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को स्टाफ और ऑफिसर्स के रूल्स बनाने की पावर देता है, अपने खुद के लिए रूल बनाने की पावर नहीं देता। रिजर्वेशन की अगर व्यवस्था अगर करनी पड़े जजों के लिए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट पूरा नहीं कर सकता, उनके अधिकार क्षेत्र में ये है। लेकिन सर सरकार तो पिछले दिनों कोलिजन सिस्टम को लेकर बड़ी मुखर हुई, उन्होंने एक वो कमीशन भी बनाया था अपॉइंटमेंट के लिए, तो उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे नकार दिया था सर। देखो ऐसा है कि ये कोलिजन सिस्टम के तो मैं बड़ा अगेंस्ट हूँ, हाँ, उसके खिलाफ है सर। बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप संविधान को 1950 से देखें तो उसमें कोलिजन सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ ये लिखा हुआ है संविधान में कि राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे और राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से या अन्य जजों की सलाह से, जिससे वो सलाह लेना उचित समझें, तो वो अपॉइंट कर सकते हैं हाई कोर्ट के जजों को और सुप्रीम कोर्ट के जजों को। तो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था जो 50 से लेकर के और 1992 तक चली आई, इस जजमेंट पुलिस जजमेंट से पहले, तो वो क्लियर था। और जजमेंट भी इसी लाइट में सुप्रीम कोर्ट के पहले बहुत से जजमेंट है 50 से लेकर अब तक 92 तक के, जो ये कहते हैं कंसल्टेशन वर्ड का इस्तेमाल है। राष्ट्रपति उनसे कंसल्ट करें। कंसल्ट का मतलब ये नहीं है कि सलाह सिर्फ लेंगे, सलाह मानना ये राष्ट्रपति की अपनी कोलिजन सिस्टम में तो बस नाम दिए जाते हैं ना जजों के, ये आपसे किसने कह दिया? नो, गलत बताया आपको किसी ने। सरकार को नाम भेजेगी कि हम इन्हें जज बनाना, वो सरकार डिसाइड करती है। ना मैं बताऊं आपको, ऐसा है कि पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति को संविधान ने पावर दे रखी थी कि राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। कैसे करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके करेंगे। इतना लिखा हुआ संविधान, और कुछ लिखा हुआ संविधान में नहीं है। अब जब कोलिजन सिस्टम आ गया तो उसके तहत पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाद में वो रूल अमेंड, बाद में वो जजमेंट को चेंज किया गया और अब कोलिजन सिस्टम की व्यवस्था कर दी गई है कि 5 जजेज होंगे सुप्रीम कोर्ट के जजों की भर्ती के ट्रांसफर के लिए और 3 जजों का कोलिजन होता है सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के जजों की भर्ती और ट्रांसफर के लिए। तो अब मेन बात ये कि किसको अपॉइंट करना है, ये इनिशिएशन, ये सारा काम कोलिजियम ही करता है। जिसको अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने या हाई कोर्ट के कोलिजियम ने अपॉइंट करने के लिए रिकमेंड नहीं किया, उसको सरकार अपॉइंट ही नहीं कर सकती। हाँ, रिकमेंड तो यही करेगी ना सर, कोलिजन सिस्टम करेगा ना, देखिए यही करेगी। और इसके अलावा सरकार अपने आप रिकमेंड नहीं कर सकती, कोलिजन सिस्टम ही रिकमेंड करेगा। सरकार को अगर रिकमेंडेशन करानी है किसी जज की, किसी व्यक्ति के जज के रूप में, तो कोलिजियम को ही भेजेगा नाम। ये भी लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं। लोगों अगर सर कोलिजन ने 10 नाम भेज दिए तो उसमें जरूरी थोड़ी 10 के 10 को रिकमेंड करें। वो एक अलग बात है, दोनों में अंतर समझिए आप। देखो, सरकार ये चाहती है कि मुझे हाई कोर्ट जज बनाया जाए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो नहीं बना सकती। क्यों? जब तक कोलिजियम मुझे नाम रिकमेंड ना करे। सरकार के अधिकार क्षेत्र में, राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में ये है नहीं है कि नाम को रिकमेंड कर दे बिना कोलिजियम की सिफारिश के। नहीं सर, कोलिजियम ने आपका नाम रिकमेंड कर दिया लेकिन सरकार नहीं चाहती आपको बनाना, तो देखिए उसमें सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा है। मैं बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि जो कोलिजियम रिकमेंड कर रहा है, राष्ट्रपति उसको एक बार नाम को वापस भेज सकता है। लॉ की पोजीशन में संविधान में ऐसे ही है कि अगर कोई भी भारत सरकार, कोई पार्लियामेंट्री या विधानसभा ने कोई अगर लॉ पास किया है तो राष्ट्रपति या गवर्नर एक बार वापस भेज सकता है कि वो क्या रिकंसिडर करिए, मैं आपके इस डिसीजन से सहमत नहीं हूँ, या लॉ से सहमत नहीं हूँ। लेकिन अगर दोबारा से विधानसभा या पार्लियामेंट उसको पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति के हाथ संविधान के तहत बंद हैं, उसे साइन करने पड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकता। ये लॉ में संविधान में लिखा हुआ है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि वो सेम प्रोविजन कोलिजियम सिस्टम की रिकमेंडेशन में माने जाने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के थ्रू और बाकी नोटिफिकेशन की बात बार बार सरकार से कहता रहा है, लेकिन सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है, सिर्फ रिकमेंडरी बॉडी नहीं है। लेकिन अपॉइंटमेंट किसका होगा ये सिर्फ जज तय करते हैं। उसमें से कोई रुक जाएगा वो बात दूसरी है। बात समझ रहे हैं आप? कोई अगर 10 नाम भेजे, 2 नाम नहीं किए, 3 नहीं किए, वो बात दूसरी है। लेकिन 7 जज जो कौन अपॉइंट हो रहे हैं, वो अपॉइंट हो रहे हैं जो कोलिजियम सिस्टम भेज रहा है। सरकार नहीं भेज रही, आप समझे। और मुझे ऐसी भी उम्मीद है, आगे ऐसा भी हो सकता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो अब से पहले जस्टिस संजय किशन कौल थे, अब से 2-3 साल पहले रिटायर हो गए वो। उन्होंने सरकार से, मोदी गवर्नमेंट से बहुत इस मामले पंगा लिया। तो उनका कहना यह था कि हम जो नाम भेज रहे हैं आप इसको वापस नहीं भेज सकते, नंबर 1। और अगर एक बार भेज दिया है आपने नाम को तो दोबारा हम भेजें तो वापस नहीं भेज सकते। उन्होंने कई बार उसमें अपने डायरेक्शंस पास करी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू, और वैसे भी उन्होंने ओरली ऑब्जर्वेशन भी करी, लेकिन सरकार ने नहीं माना। और वो और लंबे समय तक रहते तो विचार ये चल रहा था
कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपॉइंट कर दे। बात करें, ये तो कहा जाता है ठीक है रिजर्वेशन आपको मिल गया, लेकिन आप लोगों के पास रिजर्वेशन वालों के पास योग्यता नहीं होती, ऐसा आरोप लगता है, मेरिट नहीं होती है। देखो ऐसा नहीं है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो अब से करीब 4 साल पहले एक जजमेंट आया था पवित्रा करके, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस वक्त थे, चीफ जस्टिस इंडिया जो रहे चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने जजमेंट दिया था। वो जजमेंट इतना बेहतरीन जजमेंट है, वो बताता है कि SC ST में मेरिट का कंसेप्ट क्या है, और उन्होंने कहा है कि मेरिट का कंसेप्ट जो आम लोग समझते हैं कि मेरिट का मतलब क्या है, वो मेरिट का कंसेप्ट संविधान नहीं मानता, वो मेरिट को दूसरी तरह से डिफाइन कर रखा है। वो जजमेंट बहुत बेहतरीन है। आप कभी मुझसे कहेंगे तो फिर हम बाद में वीडियो बना लेंगे। वो कम से कम 200 पेज का 150 पेज जजमेंट है, और ज्यादातर मेरिट का कंसेप्ट उन्होंने नकारा है। उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नहीं सर, तमाम लोग खड़े हो गए कि जो संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है, ये समाज को 2 भागों में बांट नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। समाज 2 भागों में बांटने के सवाल ही पैदा नहीं है। संविधान में जो व्यवस्था है बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके, और संविधान सभा में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी शामिल थे, व्यवस्था करी गई है, उसमें बांटने का सवाल ही पैदा नहीं है। ये तो जोड़ने का काम करता कहते हैं है। एक आरक्षित वाला भाग हो गया, एक बिना आरक्षित ये वाला पूरे वर्ल्ड में है। तो ऐसे तो देखो बात यह, फ्रीडम फाइटर भी तो भाग होता है। फ्रीडम फाइटर के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी है, और लोगों की व्यवस्था भी है, वुमेन्स के लिए व्यवस्था भी है। आरक्षण की व्यवस्था देखो, आप बस में ट्रेन में जा रहे हैं तो सीट महिलाओं की रिजर्व रहती है, नहीं रहती है, आवश्यकता भी है, बुजुर्ग उनकी रिजर्व रहती है, MLA MP की रिजर्व भी रहती है। तो आरक्षण किसी को बांटता नहीं है, आरक्षण जोड़ने की कहानी है। इंक्लूसिव सोसाइटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए किसी सिस्टम में। अगर हर तरह के लोग उसमें समाज में, अगर समाज बटा हुआ है, देश में अगर अलग जाति धर्म के लोग हैं, तो सभी लोग, समाज के लोग उसमें आ सकें, इसे डाइवर्सिटी कंसेप्ट बोलते हैं, इंक्लूसिवनेस बोलते हैं। उसको लाने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर रखी है। बिल्कुल बेहतर से बांटने का काम नहीं, जोड़ने का काम। तो संविधान नहीं बांटता समाज को, कोई सवाल ही पैदा नहीं। संविधान समाज को कैसे बांट देगा? ये शंकराचार्य शंकराचार्य को क्या आता है? शंकराचार्य धर्म का काम करें, कानून के बारे में जिक्र ना करें। देखिए ऐसा है, शंकराचार्य को धर्म भी नहीं पता है, हम हमसे पूछे ना। तो लेकिन आप कह रहे हैं संविधान पर कार्रवाई क्यों नहीं होती सर? ये खुलेआम टीवी पे ऐसी बातें बोलते हैं। देखिए ऐसा है, संविधान का अपमान करना ये ऑफेंस है। आप बता रहे हैं, आपको संविधान का अपमान करना, संविधान की किसी बात के बारे में अपमान करना, झंडा का अपमान करना, अलग से एक्ट बना हुआ है 1976-73 के आसपास, उसमें वो ऑफेंस है। अगर कोई चाहे जो बात कर रहे हैं तो कोर्ट में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है। लेकिन सर गवई साहब ने ये ऑर्डर तो पास कर दिया, जारी कर दिया, क्या इन वैकेंसी जो ये पद रहेंगे, क्या इनमें रिजर्वेशन में जो प्रमोशन वाला होता है पदोन्नति, वो भी क्या लागू होगा? नहीं, बिल्कुल लागू नहीं है। मैंने कुछ मीडिया में पढ़ा था, वो गलत खबर दिखा रहे हैं। जो नोटिफिकेशन 3 जुलाई 2025 को जारी किया गया है, जिसका गजट नोटिफिकेशन 4 जुलाई को हुआ है, उसमें लिखा हुआ रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, वर्ड है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रमोशन वर्ड का जिक्र ही नहीं है। और जो इसमें शेड्यूल का जिक्र है इस ऑफिसर्स की भर्ती के लिए, तो शेड्यूल में 3 तरीके के ऑफिसर्स हैं, 3 तरह से भर्ती होती है। एक होती है प्रमोशन के थ्रू, एक होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, और तीसरी होती है डेपुटेशन के थ्रू। तो ये जो व्यवस्था रिजर्वेशन की कर रखी है, 4 रूल ऐड कर रखा है अभी, तो वो सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करता है, प्रमोशन का उसमें वर्ड का जिक्र नहीं है। जब तक प्रमोशन वर्ड का जिक्र ना उसमें होगा, तब तक प्रमोशन आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इन द स्टैंड जजमेंट में कह दिया था कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब प्रमोशन नहीं है, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। हो सकता है कि साहब बाद में कभी साहब नया सर्कुलर निकाल दें। ऐसा होना चाहिए ना सर? बिल्कुल होना चाहिए। प्रमोशन में जब आरक्षण नहीं होगा तो लोग ऊपर पहुंचेंगे कैसे? भाई एक क्या होगा कि जो निचली पोस्ट है वहां तक रह जाएगा, उसके बाद वो लोग जा ही नहीं पाएंगे, उनकी एशिया खराब कर तो देंगे। ऐसी कौन सी पोस्ट है सर जिनमें नहीं पहुंच सकते हैं डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते? हाँ, ऐसे तो शेड्यूल में ही आप शेड्यूल को देखेंगे, आप शेड्यूल को इसको आप दिखा सकते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, कि शेड्यूल में देखिए, इसमें जो पोस्ट हैं, ये शेड्यूल की पोस्ट में रिजर्वेशन की व्यवस्था करता है। ये लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट जो है वो डेपुटेशन से भरी जाएगी, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से नहीं भरी जाएगी। रजिस्ट्रार के लिखा हुआ है कि बाई डेपुटेशन फ्रॉम हायर जुडिशियल सर्विस ऑफ ए स्टेट और बाई प्रमोशन फ्रॉम एडिशनल रजिस्ट्रार। तो ये जो रजिस्ट्रार की पोस्ट भी है, या तो डेपुटेशन से होगी, यानी किसी और ऑफिसर्स को, जजों को, जो जजेस लेवल के होते हैं, उनको डेपुटेशन लेके आके तब उनको रजिस्ट्रार बनाया जाएगा, या जो प्रमोशन के थ्रू बनाया जाएगा किसी को। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रार का होना ही नहीं है। ये रूल आरक्षण भी लागू नहीं होगा? ना, बिल्कुल नहीं होगा। राष्ट्रीय सवाल पैदा नहीं है। रजिस्ट्रार के लिए नो आरक्षण, सेक्रेटरी जनरल के लिए नो आरक्षण, रजिस्ट्रार कोर्ट्स के लिए भी नो आरक्षण, और एडिशनल रजिस्ट्रार के लिए नो रिजर्वेशन, और जॉइंट रजिस्ट्रार बर्ड लिखा हुआ है इसमें, उसके लिए भी नो रिजर्वेशन। हाँ, जॉइंट रजिस्ट्रार में लिखा हुआ है बाई डेपुटेशन और बाई प्रमोशन और बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा वहीं पर ये रूल 4A लागू होगा, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले ही भर्तियों में जो होगी, उन्हीं में रिजर्वेशन की व्यवस्था SC ST OBC के लिए, बाकी और पोस्टों के लिए नहीं है। ये आप ध्यान रखें। तो क्या माना जाए ये जो 4th क्लास 3rd क्लास है, या उसके लिए ये आरक्षण? नहीं, ऑफिसर्स के लिए, रजिस्ट्रार नहीं, ऐसा नहीं। देखो ऐसा जॉइंट रजिस्ट्रार भी एक बड़ी पोस्ट होती है,
लेकिन उससे ऊपर होता है एडिशनल रजिस्ट्रार, उससे ऊपर होता है रजिस्ट्रार, उससे ऊपर होता है सेक्रेटरी जनरल। 3 पोस्टों के लिए नहीं है। जॉइंट रजिस्ट्रार की पोस्ट से रिजर्वेशन शुरू होता है, उससे ऊपर नहीं होता। और बता दूं, जॉइंट रजिस्ट्रार होते हैं इसमें, इसके अलावा होते हैं डिप्टी रजिस्ट्रार, वहाँ लागू है। इसके अलावा होते हैं एडिटर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, ये लागू है। डायरेक्टर भी है लागू, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी है। और डायरेक्टर लाइब्रेरियन है, कोर्ट मास्टर हैं, और सीनियर कोर्ट असिस्टेंट हैं, एडिटर पेपर बुक्स, इन तरह की पोस्टों को छोड़कर सब में लागू, करीब सब में लागू। और दूसरा भी होना जरूरी है, बिल्कुल होना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है गवई साहब शायद आगे से एक सर्कुलर जारी करके या नई व्यवस्था कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बात और इम्पोर्टेंट समझने की है इसमें, मैं बताना आपसे चैनल के माध्यम चाहूंगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिजर्वेशन इसमें नहीं दिया गया। ईडब्ल्यूएस नहीं, जो मोदी जी ने जो अमेंडमेंट करके संविधान में व्यवस्था कर रखी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 10% की, वो व्यवस्था इसमें नहीं है। पर रास्ते तो खुल गए ना सर उसके लिए भी। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, लेकिन करेंगे चीजों से तो इंडिया ही, सरकार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई करेंगे, जो भी करें, ये करें, दूसरे करें। आप बात ठीक करें, रास्ता खुल गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन गवई साहब का ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करना, ये कम बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब वो ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को गलत मानते हैं, ऐसा मेरा मानना है। देखो, अगर सही मानते तो ऐड करते, वो करते, सिंपल सा मतलब। इसका मतलब ये है कि ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को वो गलत मानते हैं। अगर गवई साहब उस बेंच में होते तो शायद डिसीजन कुछ और आया होता। जो जजमेंट जो पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट करके 16, 6 और 7 और 8 जोड़ा था, 15, 6 या 7 जोड़ा था, उसको सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने 3-2 से उसके फेवर जजमेंट आया था। दोस्तों के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ललित साहब, उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए। एक रजस्वी रविंद्र भट्ट थे, उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए ये आर्थिक आधार पर। 3 जज जो थे, उन जजों ने कहा था कि नहीं होना चाहिए, इसलिए 3-2 से वो जजमेंट आया था। उसमें गवई साहब नहीं थे, गवई साहब होते तो शायद हो सकता है वो भी ये कहते हैं रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करना ईडब्ल्यूएस के लिए इस सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ के भर्ती में ये दिखाता है कि गवई साहब ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से सहमत नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि लोगों को चाहिए कि दोबारा से इसमें रिव्यू फाइल करें और हो सकता है कि अब जजमेंट चेंज हो जाए। बता रहे हैं लोग, बिल्कुल 100% है। देखो, ये कई बार हो चुका है, नई बात नहीं बता रहा आपको। पहले कई जजमेंट, 5 जजों की बेंच के जजमेंट 7 जजों ने चेंज किए हैं, 7 जजों के जजमेंट 9 जजों ने चेंज किए हैं। नई बात है, अभी साल भर में कई जजमेंट तो मैं खुद ही देख चुका हूं। और वो जजमेंट भी 3-2 से आया हुआ है। 3 जज फेवर में थे रिजर्वेशन की, 2 जज फेवर में नहीं थे। एक जज की सिर्फ बात थी, मतलब, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि अगर गवई साहब के पास ये रिव्यू लगती है, हो सकता है कि आपको जजमेंट वो संविधान संशोधन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाए, संभावना है।